चलो भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी जुड़ जाओ प्लीज एवरीवन। जस्ट ट्राई टू कमेंट, कमेंट करने का भी कोशिश कीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए एवरीवन। आ जाइए जल्दी जल्दी प्लीज। आज का हमारा क्लास मसीह से मुताल्लिक आज का आखिरी क्लास है। आज आखिरी क्लास हमारा होगा इंशाल्लाह। इसके बाद बहुत ही अच्छी यूनिक टॉपिक की तरफ हम लोग रुजू करने वाले हैं और इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा क्लास शुरू होने वाला है हम लोग पढ़ने वाले हैं गज़ल के बारे में। गज़ल के बारे में आप लोग कैसे हैं ये बता दो प्लीज़ एक बार कमेंट करके। आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ज़रा से इसके बारे में भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा। और ज़रा सा आप ये बता दो आप आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें जो भी मैंने लिखा है वो सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं आप लोगों को। सारी चीज़ें जब ओके हैं डन हैं तो आप मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और मैं आप साथियों को बता देना चाहूँगा कि आज क्या मतलब मेरा एक लाइव क्लास 9:20 में आता है रात में। आप लोग वहाँ पे आप लोग जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा। तमाम साथियों से गुजारिश है और जितने भी आपके पास सोर्सेज हैं, जितने भी आपके पास ज़राए हैं, उन सारे ज़राए का यूज़ कर लीजिए ताकि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और जो हमारा क्लास होता है ये उर्दू से मुताल्लिक हर एक क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो जो क्लास में लेकर के आता हूँ इवनिंग में वो स्टेट वालों के लिए और इसी तरह TRE 4 वाले जो टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 का 9, 10 का 11, 12 का उनके लिए। और एक वैकेंसी के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो वैकेंसी UGC ने उर्दू मुआविन मुतरज्जिम का था। तो इन सब क्लास को ऑलरेडी मैं लेकर के आता हूँ शाम में और वहाँ लाइव क्लास में आकर के हम लोग डिस्कस करते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। और हमारा क्लास का एक अलग तरीके का मेथड होता है कि यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ते हैं यहीं पे प्रैक्टिस करके सारी चीज़ें हम लोग याद कर लेते हैं। ये आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं UGC नेट JRF दिसंबर 2025 उर्दू के जितने भी कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी क्लास देखना ना भूलें। आप लोग क्लास ज़रूर से देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं UGC नेट के साथ साथ ध्यान भी ये रखिएगा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी ये क्लास है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। और RPSC का जो नोटिफिकेशन आप लोगों ने सुना है उनके बारे में भी ये क्लास, उसके सिलसिले में भी क्लास ये आपका काम करेगा। और इसी तरह याद रखिएगा बेट के बारे में भी नोटिफिकेशन आ रहा है, आप लोग सुने होंगे, तो उसके बाद उस सिलसिले में भी ऑलरेडी ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एट ए टाइम एक क्लास से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे एग्जाम को कवर करने वाले हैं। और इसी तरह याद रखिएगा ध्यान में ये भी बात रखिएगा कि TRE 4 वाले जो 6, 8, 9, 10 और 11, 12 का टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास देखना ना मिस करें। और आपको वीडियो कैसा लगता है, आपको क्लास कैसा लगता है, आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए। मैं कभी भी आपके नेगेटिव कमेंट से घबराता नहीं हूँ, कभी भी नहीं। आपको जैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बता दिया कीजिए ताकि इंशाल्लाह अगर हो सके तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाएगी। अपने तरफ से हर तरह काम कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपको बेस्ट से बेस्ट करके दूँ। कोशिश तो ये होती है कि टू द पॉइंट पढ़ाई जाए और टू द पॉइंट ही आपको कंटेंट दिया जाए ताकि इंशाल्लाह आपका एग्जाम भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें अगर आप UGC नेट का आप जाकर के सिलेबस देखेंगे तो आपको कई किताबें एट ए टाइम पढ़ने होंगे उतने पॉइंट को लेने के लिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं टू द पॉइंट ही बता दिया जाए। अब जितने भी पॉइंट मैंने लिख रखा है जमील मजहरी से मुताल्लिक इतना ही पॉइंट नहीं है बाबू, किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए ज़्यादा काम का चीज़ है, मैंने उसके लिए देखिए एक्चुअली एक टीचर्स अपने बच्चों के लिए अपने स्टूडेंट के लिए क्या करता है, साथ आप मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, आप साइंस पढ़िए, आप बायोलॉजी पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जाते हैं आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक टीचर आपके लिए वो काम करके देता है। और देखिए मैं किसी और टीचर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, अभी मेरे अंदर खुद ही बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं मेरे अंदर, तो मैं किसी के ऊपर अंकुश नुमा नहीं कर सकता और ये मुझे राइट भी नहीं है ऐसा करने का। कोई भी टीचर हो, जिस सब्जेक्ट का हो, जिस फील्ड का हो, वो अपने से अच्छा ही करके देना चाहता है आपको। आपका वो लाइफ के साथ
खेलना नहीं चाहता भाई, ये ध्यान में रखिएगा। तो हर टीचर अपने मुताबिक अच्छा ही करके देना चाहता है। अब उसमें ये होता है कि बहुत सारे बच्चे उस लेवल से भी एडवांस होते हैं, तो वो क्लास को पसंद नहीं करते हैं, ये बात हो सकती है। और ना कोई भी टीचर अपने से ज्यादा अच्छा चाहता है कि करके मैं अपने बच्चों को अवेलेबल कराओ, और उसको कराने में फायदा भी है ना, वो ग्रो करेगा, उसकी तरक्की होगी, उसका इम्प्रूवमेंट होगा, हर चीजें होती हैं। तो क्यों अपना चाहेगा अपने आप को, अपनी लाइफ को बर्बाद करना, तो आपके लिए अच्छा ही चाहता है। इसी तरह हम भी अभी ऑलरेडी आपको बता दूं, मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले तो हूँ नहीं, यूट्यूब पे और भी क्या क्या क्राइटेरिया उनके बारे में भी अभी बहुत ज्यादा इल्म नहीं है। अगर हम लोग बात कर लें तो खुद मैं एक बहैसियत एक तालिब इल्म, मैं भी खुद तैयारी में लगा रहता हूँ, मैं भी खुद तैयारी करता हूँ। लेकिन जब मैंने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म को शुरू कर दिया है, इरादा बना लिया है कि प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो इसको करने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। जो भी मैं अपनी जबान में कहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी तरह की बाहर का भी आवाज़, किसी तरह की बाहर की भी चीज़ें आपके कानों तक जाती होगी, कि मतलब ऐसा होता होगा कि बात करने के बीच में ये लड़खड़ाहट आ जाती होगी जबान पे। तो ये सारी चीजें होती हैं, और इंशाल्लाह ये सारी चीजें धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे, आप इसके लिए चिंता ना करें। आप देखिए एक बात ध्यान में रखेंगे कि हम लोग एट ए टाइम कई क्लास को एक साथ कवर कर रहे हैं। आप जितने भी बच्चे TRE 4 में बैठना चाहते हैं, आप भी क्लास को मिस ना करेंगे। आप से रिलेटेड जितने भी आपके साथी होंगे, जितने भी आपके दोस्तों अहबाब होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, आपके रिलेटिव होंगे, सारे लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि सारे लोग देखें और सारे लोगों का मुनाफा हो जाए, सारे लोगों का फायदा हो जाए। ये बात आज हम लोग पहले ऐसा करते हैं कि आज का हम लोग सब्जेक्ट को देख लेते हैं, आज का हम लोग लेक्चर को देख लेते हैं, और इंशाल्लाह लास्ट में 15 से 20 मिनट हमारा जो क्लास होगा, हम जो प्रीवियस में पढ़े थे, कल और परसों जो पढ़े थे, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वहां से 15-20 क्वेश्चन हमारा जहन में बैठ जाए, मुकम्मल तरीके से बैठ जाए। तो चलिए हम बोर्ड पर लिख करके आप लोगों को उस समय बता देंगे। पहले आज हम लोग क्लास में फोकस कर लेते हैं, पहले आज का क्लास को देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बाद एज यूजुअल हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज इसके बारे में जरूर मुझे बताइएगा। आपकी रहनुमाई भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, और आप अगर हमसे ज्यादा तजुर्बाकार हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज एज अ फ्रेंड आप मुझे ये भी एडवाइस भी कर सकते हैं कि सर ऐसे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, आप ये भी बता सकते हैं। और अगर कहीं भी किसी तरह का कोई कोताहियां नजर आ रही है, कोई कमियां नजर आ रही है, तो इसके बारे में भी आप ऑलरेडी मुझे इशारतन बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि इंशाल्लाह उस प्लेटफॉर्म पे जब काम करूं तो और अच्छा से अच्छा करके आप लोगों के लेकर के आऊं। चलिए आते हैं हम लोग आज के क्लास को देखते हैं, कैसा क्लास लगता है जरूर आप लोग प्लीज मुझे ये कर दीजिएगा, इंडिकेट कर दीजिएगा, इशारा कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप में से जितने साथी जो नए जुड़े हैं, उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट कर दूं और उनको बता दूं कि अगर आप उर्दू कवायद से मुताल्लिक क्लास देखना चाहते हैं, उर्दू कवायद से मुताल्लिक अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए क्लास लेकर के आई जाए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में उर्दू सहायक उर्दू अनुवादक करके एक लिस्ट बना होगा, उसके अंदर टोटल कवायद से मुताल्लिक मैंने कवर किया है। या फिर अगर वहाँ आपको ना मिले तो फिर स्टेट वाला ये में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बताता हूँ उसमें सारी चीज़ें मैंने तरतीबवार जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है। जैसे 1 to 5 में बैठने वाले बच्चे, उनको कवायद की जरूरत होती है, और इनसे ऊपर जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं 6 to 8 वाले, 9, 10 वाले, 11, 12 वाले, उनको कवायद से ज्यादा कहीं अदब पे पकड़ बनाना होता है। तो अदब पे पकड़ बनाना है तो आप ये क्लास कीजिए, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। 1 to 5 में अगर आप बैठना चाहते हैं तो 1 to 5 में बैठने के लिए हमारा कवायद का, उर्दू कवायद का पूरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ एक बार जाकर के जरूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा। वॉच करने के बाद अगर आपको फायदा हो, बेनिफिट हो, तो जरूर इसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दे दीजिएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई? चले हम लोग अपने क्लास को आगे लेकर के, ये सब जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो, हम लोग चले आगे क्लास लेकर के। चलिए
शुरू करते हैं हम लोग इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा मरसिये का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह उर्दू गजल, उर्दू नज़म पे हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक बार आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि आपका कौन सा चैप्टर ज्यादा वीक है। गजल में अगर नज़म में बात कर लें, किसको समझने में ज्यादा दुश्वारी होती है, किस चैप्टर को समझने में आपको ज्यादा परेशानी आ रही है। तरतीब से हम तो चल रहे हैं, लेकिन तरतीब के साथ गजल और नज़म में आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई मसला है नहीं। तो आप लोग मुझे जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि गजल वाला क्लास इसके बाद शुरू कर दिया जाए या नज़म वाला शुरू कर दिया जाए। जो भी आप बोलेंगे इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे। देखते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 हम लोग कवर कर रहे हैं, ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया। और इसी के साथ जेट का भी, आरपीएससी का भी और बेट का भी, इन सारी चीजों को हम लोग एक बार में कवर कर रहे हैं। आप दुआ की, आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि आप इस नाचीज के लिए भी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी एक अच्छा मुस्तकिल तौर पे कोई प्लेटफॉर्म नवाज दे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि रज़्ज़ाक़ तो वही है ना, वो बोलते हैं कि वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अगर पूरी दुनिया की ताकत अगर मिल करके चाहे किसी को दलील करना तो नहीं कर सकता। अगर पूरी दुनिया अगर हमको इसी ये पे अगर हम लोग ये रख दें कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे किसी को रिस्क देना तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक नहीं सकता है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे किसी से रिस्क को छीन लेना तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो उसे बचा सके। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी एक मुस्तकिल तौर पे प्लेटफॉर्म दे दे, जहाँ से ऑलरेडी हमारे हर ज़राए पैदा हो जाए, हमारे हर मामला आसानियों के साथ हल हो जाए। चलिए आते हैं, ऑलरेडी देखते हैं। और देखिए, हम तमाम साथियों को ये ध्यान में रखना होगा, ये ध्यान में रखिएगा कि हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में हम लोग शुक्रगुजार बंदे बने, यही में हमारे लिए कामयाबियां हैं। और हमारी ज़िंदगी मुस्तकिल तौर पे जो हमारी ज़िंदगी होने वाली वो आखिरत की ज़िंदगी होने वाली है, तो उसको ये करने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें जिस हाल में रखे, अल्लाह तबारक व तआला कि हमें दुनिया के मामलात में हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि दुनिया के मामलात में कभी भी इंसान को अपने से नीचे को देखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल के अंदर तसल्ली देगा। और ये दीनी मामलात के अंदर हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखो, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रास्ते आसानियाँ कर देते हैं, रास्ते में आसानियाँ पैदा कर देते हैं। आप ये देखते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 पे अगर हम लोग बात कर लें तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जमील मजहरी। और जमील मजहरी के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इनके बारे में आप कुछ याद रखो या ना रखो, एक पॉइंट तो इनके बारे में जरूर याद रखिएगा कि इनका असल नाम क्या था। इनका असल नाम क्या था ये ध्यान में हमेशा रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। इसलिए कि जमील मजहरी का असल नाम सैयद काजिम अली था, सैयद काजिम अली। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, क्या है कि इनका नाम से, इनका तखल्लुस से इनका नाम जर्रा बराबर भी मैच नहीं करता है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे मेरामन दहलवी, मैं आपसे बोलूं मीर तकी मीर, मैं आपसे बोलूं मिर्जा गालिब, मैं आपसे बोलूं अल्लामा इकबाल, मैं आपसे बोलूं अल्ताफ हुसैन खालिद, तो ये ऐसे हैं जो इनके नाम से इनका तखल्लुस मैच करता है। खालिद से अल्ताफ हुसैन खालिद हम लोग को याद रख सकते हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद से याद रख सकते हैं, लेकिन इनका नाम से याद रखिएगा, इनका ये ज्यादा कॉमन नहीं होता है, नाम से इनका तखल्लुस कॉमन नहीं होता है। इसीलिए याद रखिएगा जमील मजहरी का असल नाम सैयद काजिम अली था। और आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पेपर खंगाले होंगे तो आपको मालूम होगा कि इनका नाम भी पूछता है, इनका नाम से भी क्वेश्चन एक बन जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनका असल नाम सैयद काजिम अली था। अगर इनकी पैदाइश की हम लोग बात कर लें तो सन 1905 के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी, सारण के अंदर पैदा हुए हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा साथ में कि इनका भी लिस्ट बना लीजिएगा, जितना शोरा किराम के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, अदीबों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मरसिया निगारों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो तो आप एक और काम ये कर सकते हैं कि जितना भी कसीदा निगार को आप पढ़े हैं उनका एक अलग लिस्ट बना लीजिए। जो भी 2-3 शोरा किराम हैं उनमें उनका एक अलग नाम लिखिए और उनका एक अलग लिस्ट तैयार कर लीजिए। इसी तरह मरसिया निगार में जितने लोगों को पढ़े हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिए।
जब नज़म निगारों को पढ़ेंगे तो उनका एक अलग लिस्ट बनाइएगा, उनमें कौन कौन आते हैं, कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें अगर ऐसे करके जाते हैं तो इंशाल्लाह आप लिखने में ही पाएंगे कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाती है, मजीद आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लिस्ट तैयार कीजिएगा जिसमें सन्ने वफात और सन्ने पैदाइश। मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन मानो, मेरी एक बात सुन करके जाओ। जो बच्चे बैठे होंगे एग्जाम में, वो भी आप ऐसा सोचते होंगे ना कि यार यूजीसी नेट का एग्जाम मैं देने जा रहा हूँ, आप ऐसा सोचते होंगे, तो क्या एग्जाम में पूछने वाली ये भी कोई चीज है? क्या इस तरह का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है? क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं? इस तरह का जहन में आता हो, मतलब ये रटने वाली चीज है, ये तो लो लेवल का चीज है, मतलब किसी का नाम से, किसी का तखल्लुस से, किसी की पैदाइश के बारे में, किसी के वफात के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो यकीन मानिए आप ये जहन में हमेशा रखिएगा, आप अगर ना बैठे हैं इसीलिए आपको ऐसा महसूस होता होगा, जब नहीं बैठे थे तो यकीन मानिए मैं भी कई बार ऐसा इन सब चीजों को इग्नोर करके नजरअंदाज करके चल रहे थे कि ये कोई चीज याद करने वाली चीज है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन बाबू जब एग्जाम देने के बाद जब घर पे आया तो मुझे समझ में आया, यकीन मानिए मैं तीसरा एग्जाम में तीसरे अटेम्प्ट में जो मैं बैठा था, याद रखिए आज भी मेरे पास अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास बराबर तकरीबन कुछ भी नहीं तो 250 से 300 शुराकराम ऐसे हैं, उनमें सारे लोग हैं, कोई खुदूद नवैसी हैं, या फिर इसी तरह कोई मरसिया निगार हैं, कोई इसी तरह क्या बोलते हैं ड्रामा निगार है, नावल निगार है। इन सारे लोगों का बदाता मैंने 250 से 300 का लिस्ट बनाया था, और दूसरे एग्जाम में जो मैं बैठा था, यकीन मानिए मैं आपको बता दूं तकरीबन 15 से 16 क्वेश्चन टकराए थे। अब 15 क्वेश्चन अगर आता है किसी एग्जाम में किसी एक फॉर्मेट से तो बहुत मायने रखता है दोस्त, बहुत मायने रखता है। इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, वरना ये आपको हल्का में ले लेगा। ये भी आपकी जिम्मेदारी है, ये भी आपका याद रखिएगा पार्ट ऑफ एग्जाम है, इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। आप इसको हल्का में मत लीजिएगा कि मतलब इसको देख लेंगे जो भी होगा, तो देखने दिखाने वाली बात नहीं है, बल्कि याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म किए ही जाते हैं। तो 1905 में इनकी पैदाइश हुई थी सारण में, और सारण का है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए किस स्टेट में है, ये बता दीजिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि सारण के साथ साथ इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मोतिहारी जिला में पैदा हुए थे, मोतिहारी जिला में। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, मोतिहारी भी याद रखिएगा और सारण भी याद रखिएगा। बिहार से थे, बिहार से बिलोंग करते थे। और इनकी वफात की अगर हम लोग बात कर ले तो सन 1980 में मुजफ्फरपुर में इनकी वफात हुई थी, मुजफ्फरपुर में सन 1980 में। यहाँ से जो हम लोगों ने पॉइंट लिया वो 2 पॉइंट, तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो मेरे लिए निकल करके आया सामने में। एक इनका असल नाम सैयद काजिम अली, ये नाम मैं भी कई बार भूल जा रहा था दोस्त, ये बता दूं आप लोगों को, मैं अपनी खामियां आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं भी ये वाला नाम कई बार भूल जाते थे एग्जाम में। तो सैयद काजिम अली इनका असल नाम, जो हम करके आए हैं वो आप मत कीजिएगा। अब 1905 में सारण में इनकी पैदाइश हुई थी। और मोतिहारी भी एक नाम याद रखिएगा, मोतिहारी जिला भी बताया जाता है। और सन 1980 में मुजफ्फरपुर में इनकी वफात हो गई है। यहाँ तक के बात क्लियर हुआ। ये रटने वाली चीज है, इसके अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आप लोगों को समझाने वाली चीज नहीं है। अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए मजहरी जो है ना, ये मजहरी अपने दादा के निस्बत से तखल्लुस मजहरी क्या करते थे, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर हो सके तो मैं बोर्ड पे मेंशन नहीं किया हूँ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कर लेना चाहिए तो आप इनके वालिद साहब का भी नाम लिख लीजिएगा, सैयद खुर्शीद हसनैन, ये नाम याद रखिएगा। इनके वालिद मोहतरम का नाम था जमील मजहरी, के वालिद का नाम सैयद खुर्शीद हसनैन नाम था। और इनके दादा की अगर हम लोग बात कर लें तो सैयद मजहर हसन मजहर। और ये मजहर जो तखल्लुस करते थे मजहरी, ये अपने दादा के नाम की निस्बत से ऑलरेडी ऐसा क्या करते थे, ये याद रखिएगा। अगर इनकी शायरी की हम लोग बात कर लें तो इनकी शायरी के उस्ताद वहशत लखनवी थे, वहशत कोलकातवी या वहशत लखनवी ना, ठीक है, वहशत लखनवी थे और इनके उस्ताद मोहतरम, ये ध्यान में रखिएगा।
सॉरी फॉर दैट ब्रदर। ये इसको सही कर लीजिएगा, मैंने लखनऊ लिख दिया, डाउट हो रहा था मुझे इन चीजों को देख करके, कलकत्तवी कर लीजिएगा। कलकत्तवी कर लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो वाशिद कलकत्तवी इनके शायर के उस्ताद थे, शायरी के उस्ताद इनके वाशिद कलकत्तवी थे, ये ध्यान में रखिएगा। साथ में आप इनकी अदबी, अगर कारनामे की हम लोग बात कर ले या फिर ये कह लीजिए कि इनकी अदबी जिंदगी का आगाज कहाँ से होता है, तो आप ध्यान में ये रखिएगा कि जमील मजहरी जो अपने अदबी जिंदगी का इब्तदा जो इन्होंने किया, वो उन्होंने अखबार अल हिंद लिख करके और रोजनामा, ये असरे जदीद, ये तीनों नाम याद रखिएगा, अखबार अल हिंद और रोजनामा और असरे जदीद, ये तीनों इनका नाम याद रखिएगा। इनमें ये काम क्या करते थे और इन्होंने अरबी जिंदगी का आगाज इन्हीं काम को करके शुरू किया था, ये याद रखिएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि राइटर भी थे, एक तरह से आप कह सकते हैं इनको कि मतलब मुदीर भी थे। ये सारी चीजें जो अखबार अल हिंद है, इनके रोजनामा, असरे जदीद, इन्होंने अरबी जिंदगी के इन सारी चीजों से अपना इब्तिदा किया था, शुरू किया था, ये ध्यान में बात रखिएगा। अगर हम लोग बात कर ले तो इनके तकर्रुरी पब्लिसिटी ऑफिसर, पब्लिसिटी याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके तकर्रुरी की अगर हम लोग बात कर ले तो पब्लिसिटी ऑफिसर सन 1937 में बनाए गए थे, सन 1933 में बनाए गए थे। कौन सा इनको ओहदा मिला था, कौन सी पोजीशन मिली थी, तो याद रखिएगा पब्लिसिटी ऑफिसर का ओहदा मिला था सन 1937 के अंदर। लेकिन ये भी याद रखिएगा इनको ऐसे ही नहीं मिला था, बल्कि प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब और मौलाना आजाद की सिफारिश पर इनको ये चीजें मिली थी। प्रोफेसर अब्दुल बारी और मौलाना आजाद की सिफारिश पर इनको ये ओहदे से सरफराज कराया गया था। पब्लिसिटी ऑफिसर का पोस्ट इनको मिला था इन्हीं दोनों के ये से, प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब और मौलाना आजाद हुसैन की सिफारिश की वजह से। देखिए एक बात और याद रखिएगा, जब 1937 में जब इनको ओहदे से नवाजा गया, जब ये इस ओहदे पर आए तो 1 साल 2 साल काम करने के बाद इनका दिल ना लगा या फिर किसी वजह से इन्होंने क्या किया कि इनको छोड़ना चाहा, बोला कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम हम नहीं करना चाहते। तो उस समय याद रखिएगा, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जब इन्होंने 2 साल और काम किया, 2 साल करने के बाद 1937 से 1939 में इस ओहदे से सुबकुदोश होना चाहते थे। मतलब क्या होना चाहते थे, सुबकुदोश होने का मतलब ये कि अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहते थे। ये चाहते थे कि नहीं मैं अब ये जिम्मेदारी को मैं नहीं निभा सकता, इस जिम्मेदारी को मैं नहीं ले सकता, तो उन्होंने मतलब इससे रिटायर होना चाहा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें कहा कि नहीं आप ऐसा ना करें, बल्कि इनको उन्होंने मशवरा दिया कि आप ऐसा ना करें, और इनके इस मशवरे को मानते हुए इन्होंने अपने इरादे को मुलतवी कर दिया, अपने इरादे को बदल दिया, अपने इरादे को बोला कि नहीं चलो ठीक है, जब कह रहे हैं लोग तो फिर रहना ही चाहिए। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद वाला, प्रोफेसर अब्दुल बारी और मौलाना आजाद के, ये तीनों चीजें याद रखिएगा, ये नाम हम लोगों को याद रखना होगा। अगर बात कर ले तो फिर ये जाकर के सन 1942 के अंदर फिर इन्होंने किसी का सुना होना नहीं, बोला कि नहीं अब हम दे ही देंगे। देने का रीजन क्या बना, तो 1942 के अंदर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया 1942 के अंदर, तो जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई बहुत अच्छी बात कही थी, अगर आपको हो सके, अगर पेन कॉपी लेकर के साथ में बैठे हैं तो इस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिएगा जो इन्होंने अपनी जबान से कही थी। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने सन 1942 में अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, बोला कि नहीं अब मैं ये काम नहीं कर सकता, और इन्होंने सिर्फ ओहदे से मतलब ये कि अपने आप को दूर ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। आपको आपके दिल को छू लेने वाली बात है, और अगर अच्छा लगे तो आप एग्जाम के रूप से भी आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और इन्होंने कहा ये अदा रिटायर होने के बाद या उस समय जब ये इस्तीफा ले रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि शहीदों के खून की रोशनाई में अपना कलम भिगोकर अंग्रेजों का प्रचार नहीं कर सकता मैं।
अंग्रेजों का प्रचार नहीं कर सकता। मतलब शहीदों के खून की रोशनाई में, शहीद के खून की रोशनाई में अपना कलम को भिगोकर, अपने कलम को भिगोकर और मैं किसी का चापलूसी नहीं कर सकता। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से एक और क्लू समझ में आती है, बात आती है कि जो भी आजाद हिंदुस्तान से पहले और आजाद हिंदुस्तान के बाद जितने लोग भी बहैसियत मुस्लिम कम्युनिटी के इस देश में रहा, तो कभी भी इस देश को दो निगाहों से ना देखा, बल्कि इसको अपना वतन ही माना और उतना ही प्यार किया जितना उसे प्यार करना चाहिए। यह अलग बात है कि आज लोगों का मेंटलिटी बदल जा रहा है, लोगों का माइंड अलग तरीके का सेट कर गया है, वो अलग चीज है। वरना मुसलमानों ने कभी हिंदुस्तान को गैरों की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि मुसलमानों ने, अगर डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की शायरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जितना शोरा किराम जो हिंदुस्तान के मिट्टी से बिलोंग करते हैं, अगर उनके अगर शायरी अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप देख लीजिए उनके कलम के अंदर कितनी धारें थी, कितनी रफ्तार थी, और उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या लिखा। आप जरा सा देख रहे हैं एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। कल भी मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है, और इंशाअल्लाह रहते दुनिया हिंदुस्तान में मुसलमानों को वैसे ही मोहब्बत होगा जैसे कि इनके पूर्वजों के दिलों के अंदर था। मौलाना आजाद की तारीख उठा करके पढ़ें, आपको समझ में आएगा। मक्का मदीना से आए थे यहाँ, अपनी जिंदगी नहीं बल्कि उन्होंने सारी चीजों को तन मन धन से, उन्होंने जब 1947 में ये डिवीजन के समय उन्होंने मौलाना आजाद साहब ने जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर चढ़ करके, वहां मनारों पर चढ़ करके वहां लोगों से अलग ऐलान कहा करते थे कि जा कहां रहे हो। आप तारीख तो पढ़ें, तारीख मिटाई ना जा सकती है, याद रखेंगे दोस्त, तारीख दोहराई जाती है। तो आप अफसोस इस बात का है कि तारीख पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, वरना हमारे अकादरीन ने जो काम किया हिंदुस्तान के लिए वो काबिल सताइश है। अगर आप देखना चाहें तो जमील मजहरी साहब ने भी ऐसा कहा कि शहीदों के खून की रोशनाई में अपना कलम को भिगोकर अंग्रेजों का प्रचार मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने ओहदे से क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं अपने ओहदे को छोड़ रहा हूँ। किसने कहा? जमील मजहरी ने। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, किसके गिरफ्तारी के वक्त, किसकी गिरफ्तारी पर, याद रखिएगा गांधी जी के गिरफ्तारी पर। यहाँ तक के बाद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो मेन पॉइंट है ना उन्हीं को ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। अब मैं फिर एक बार आपको बोलूंगा कि वीवीआई क्वेश्चन से ये जो मैं लास्ट वाला बोला हूँ इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सुन करके वीडियो को पॉज करके आप इस पॉइंट को उतार लीजिएगा। अगर हम लोग बात कर ले तो इनको प्रोफेसर के ओहदे पर पटना यूनिवर्सिटी में, मतलब पटना यूनिवर्सिटी में जब ये 1942 में छोड़ दिए, फिर उसके बाद इन्होंने मतलब उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर वही सिस्टम चल रहा था, आजादी का मांग चल रही थी, हर तरफ खून खराबा था, हर तरफ मामला चल रहे थे। तो इनको 1951 में पटना यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ प्रोफेसर मुंतखब कर लिया गया, इंतखाब कर लिया गया, या फिर ये बहाल हो गए। तारीख याद रखिएगा 1950 में, ये पॉइंट याद रखिएगा। इनके कारनामे की वजह से इन्होंने उर्दू अदब के लिए बहुत ज्यादा काम किया, इनका बहुत अच्छा कारनामा रहा उर्दू में, तो इनको गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया था, इनको गालिब अवार्ड में दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, आप लोग इकबाल सम्मान किस स्टेट से मुताल्लिक है? अगर आपके पास इसका आंसर है तो प्लीज कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा कि इकबाल सम्मान भारत के किस राज्य से या किस रियासत से बिलोंग करते हैं, से मुताल्लिक है। चंद अहम किताबें अगर हम लोग बात कर ले तो फिक्र जमील, वजद जमील, इरफान जमील और नक्शे जमील, ये सारी किताबें इनकी थी, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। फिक्र जमील, वेट 1 मिनट प्लीज। तो फिक्र जमील ये किताब याद रखिएगा, और इनकी किताब को याद करना बड़ा आसान है, इनकी किताब से ही हमको समझ में आ जाती बहुत सारी बातें, जैसे फिक्र जमील, वजद जमील, इरफान जमील और नक्शे जमील। अब इससे भी क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, याद रखिएगा। ये ऑलरेडी बेतरतीब करके आपसे पूछ लिया जाता है।
कि कौन सी किताब की पहली इशाअत कब हुई, कौन सी किताब उसके बाद शाये हुई, उसके बाद कौन सी। तो ये जो मैंने तरतीब दे रखा है ना, इसी तरतीब से आप भी लिख लीजिएगा। फिक्र जमील 1 नंबर पे, वद्द जमील 2 नंबर पे, इरफान जमील 3 नंबर पे और नक्श जमील। अगर इनके दाखिले निसाब मरसिये की हम लोग बात कर लें तो याद रखिएगा, इनकी एक किताब, इनका एक मरसिया है मिज़राब शहादत। मिज़राब शहादत, मिज़राब शहादत, इन्होंने जो ये किताब लिखी है, जो ये मरसिया लिखा है, तो इस मरसिये के अंदर याद ये पहले ये देख लीजिए कि ये मरसिया जो है मजमुआ इरफान जमील में शामिल है। किसमें है? मजमुआ इरफान जमील में शामिल है। और इनकी ये मरसिया जो है ना मुसद्दस की हियत में है। अब हम लोग तीनों चीज देख लेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कल मिर्जा दबीर के बारे में। मिर्जा दबीर और मीर अनीस, ये दोनों जो मरसिया निगाह थे, इनकी अधिकतर किताबें, इनकी अधिकतर मरसिये जो हैं, मरासी जो हैं, वो मुसद्दस की हियत में भी लिखी गई है। तो वहां से भी आप ये पॉइंट क्लियर कर सकते हैं कि इनकी भी ये किताब जो है मिज़राब शहादत मुसद्दस की हियत में है। और अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें कुल बंद जो हैं वो 72 हैं। और इसके इशाअत की अगर हम लोग बात कर लें तो सन 1951 है। सन 1951 है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। अगर हम लोग देखें तो दो तीन लाइन इनके मरसियों का हम लोग देख लेते हैं, ताकि एक तर्ज, एक अंदाज मिल जाए, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन, अगर इनके कलाम से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए या इनके मिसरों को उठा करके कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एक अंदाज रहेगा, एक तरतीब रहेगा, एक तरीका रहेगा पहचानने का, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर ले जुम्बिश से मेरे खाम अफसू तरास की, ये सुनिएगा, जुम्बिश से मेरे खाम अफसू तरास की, खुलती है आँख उस गिरहनीम बास की। एक्सप्लेन करने का समय नहीं है मजीद, और एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन तो बनता नहीं है। और एक मैं बताऊं आप लोगों को, मतलब ये कि आखिर में, लास्ट में अगर हम लोग बात कर लें तो 95 क्वेश्चन के बाद, मतलब 196 से लेकर के 100 तक का जो क्वेश्चन होता है वो पैराग्राफ से ही उठाया जाता है। पैराग्राफ के तो मतलब ये होता है कि कहीं मसनवी से कोई एक पैराग्राफ उठा लिया गया है, 2 पैराग्राफ उठा लिया गया है, और उसको ऑलरेडी पढ़ करके उसका कॉन्सेप्ट नीचे में आंसर क्वेश्चन में बना हुआ होता है, और वो पूछा जाता है ऑप्शन दे करके, तो वो उससे पूछा जाता है, उसका तो क्लास बाज़ाब्ता हम लेंगे आप लोगों का। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से शोरा के कलाम से एक्सप्लेनेशन कहीं ज़्यादा नहीं मांगते हैं, अब तक तो नहीं देखा गया है, और अगर आगे बन जाए तो वो बात की बात है, उसके बारे में तो हम लोग ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दे सकते, या कोई भी यूट्यूबर, कोई भी प्लेटफॉर्म अपना चलाने वाला आपको इसका क्लू नहीं दे सकता है। भाई एग्जामिनर का भी एक अलग तरीका होता है, कोई भी तैयारी कराने वाला वो अपने तौर पे हद तक इम्कान ज़्यादा अच्छा करता है। आपने सुना होगा इस बार 2023 की अगर बात कर लें, 2024 में आप देखेंगे तो बीपीएससी का एग्जाम में बहुत सारे टीचर्स जो बीपीएससी के लिए एक्सपर्ट थे, माहिर फन थे, उनके ऊपर भी कंप्लेन आया था, उनके ऊपर भी बच्चों ने क्लेम किया था कि इनका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं टकराया। तो कभी ऐसा होता है दोस्त, कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब, हाँ, लेकिन ये भी ध्यान में रखेंगे कि जब हमारा निसाब में ये सारी चीजें शामिल हैं तो क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, कभी ऐसा होता है, कभी किस्मत आपका बहुत अच्छा होता है तो आप जाते हैं 80, 85, 90 आपका क्वेश्चन टकरा जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि 40, 50, 60, 70 का रेंज में ही रह जाते हैं। बाबू बस आपकी थोड़ी सी किस्मत की भी बात हो जाती है इसी में, और इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है तो आकर के लोग ब्लेम करने लगते हैं टीचरों को। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम भी देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आप भी आगे चल करके एक टीचर बनेंगे, एक एजुकेटर बनेंगे, और डेफिनेटली आप गाइडर बनेंगे। जब आपके बारे में जब समाज के अंदर लोगों के बीच इस तरह की बात होगी तो जरा आप सोचें कि आपको कैसा महसूस होगा। तो चलिए कुछ मिसरा इसमें से ले लेते हैं ताकि आपका ध्यान में रहे। अगर इस तरह की बातें हैं, जुम्बिश से मेरे ख्वाम अफसू तराज की, खुलती है आँख उस गिरहनीम बाज की, दम जिसका घुट रहा था कशाकश से राज की, सतरे नहीं शिकन है हिजाबात नाज की, दिल के दिए जलेंगे मोहब्बत के देश में, दिल के दिए जलेंगे मोहब्बत के देश में, निकला है हुस्न लफ्ज़ मानी के भेस में, आवाज में भी हुस्न और खामोशी में भी
आवाज में भी हुस्न और खामोशी में भी, तंजीम में भी हुस्न है, आशुफ्तगी में भी, या तो ज़ुहूर हुस्न का है रास्ती में भी, एक बागपन ज़रूर है लेकिन कली में भी, सच पूछिए अगर तो बसीरत में हुस्न है, आंखों में रोशनी हो तो जुल्मत में हुस्न है। मतलब वही वाली बात कि अगर आप किसी चीज को, आपका नजरिया के ऊपर होता है, किसी चीज को अगर आप बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, मान रहे हैं उसको, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हो सकती है। और उसी को कोई अगर दूसरे नजर से देख ले तो उसके लिए नहीं होता है। लेकिन शोर हुस्न का इस आग ही के साथ मुमकिन नहीं है तबाह की आशुफ्तगी के साथ, पनपेगा खाक ज़ौक़ नज़र मुफलिसी के साथ, होती है अपन की नशोनुमा जिंदगी के साथ, सो भेंट चढ़ रहे हैं वो जहाँ चार के लिए, इस मुल्क में जगह नहीं है फनकार के लिए। इन्होंने ताना कशी भी की है भाई, इनके अगर कलाम पढ़ते हैं तो जरा समझ में आता है। यह हुक्मरान अक्ल पे दौलत अभी तलक, ईमान की हो रही है तिजारत अभी तलक, जागीर हर मन की है जन्नत अभी तलक, इबलीस है मुअल्लिम फितरत अभी तलक, पामाल ये हुकूक का तहजीब नाम है, इंसानियत के रूह का यह कत्ल आम है। क्या बात है। तो मुसद्दस की शक्ल में भी आप ये देख रहे हैं, मतलब हमारे जो मिसरे आ रहे हैं दो दो करके ना, वो 3 का ये चल रहे हैं, तो 3 दूना 6 मुसद्दस का हियत में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा मुसद्दस की हियत में है। तो इनके बारे में इतनी सारी चीजें हमारे लिए काफी है। एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो इतनी चीजें काफी है इनके लिए। इतना अगर याद रखिएगा तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और ज्यादा इनसे क्वेश्चन बनने का उम्मीद भी नहीं होता और बनता भी नहीं है। तो यहाँ तक की बात है, आप याद रखिएगा। यहाँ से इंशाल्लाह कल हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कल क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं कल का। आप जल्दी से मुझे ये बता दें, साथ में फटाक से आप लोग बता दें, जो अभी मैंने आप लोगों को क्लास में बताया, इसमें किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो जल्दी से, नहीं है तो वो भी बता दो। मतलब बताना है दोनों कंडीशन में, है तो भी बताइए, ना है तो भी बताइए। कहते हैं ना कि मेरी माँ जब भी मुझको प्यार से पानी पिलाती है, मेरी माँ जब भी मुझको प्यार से पानी पिलाती है, मुझे महसूस होता है कि वो शरबत ही पिलाती है। मेरी माँ मुझको जब भी प्यार से पानी पिलाती है, मुझे महसूस होता है कि वो शरबत ही पिलाती है। और खुशी के साथ गम के फासले इतने नहीं होते, खुशी के साथ गम के फासले इतने नहीं होते। मैं जब भी हंसने लगता हूँ तो आंखें भीग जाती है। समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। और इसका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा कि कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। आप ये भी बता दीजिएगा साथ में जो मैंने बोला आपको, क्या ये रुबाई मिसरा था, मतलब ये रुबाई है या फिर ये पता है, ये भी क्लियर कर दीजिएगा मुझे। आगे चल करके इनका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि पता किसे कहते हैं और रुबाई किसे कहते हैं। आप एक बार फिर से मिसरा को सुन लीजिए ताकि आप बात भी ये क्लियर ना करोगे सर समझ नहीं पाए थे। आप सुनना क्या है, आप एक बार वीडियो को पीछे जा करके बैक करके आप देख लीजिएगा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग कल पढ़े थे मेरा अनीस और मिर्जा जबीर, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही हो जाएगा आपसे कि जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि मिर्जा दबीर, मिर्जा दबीर साहब, मिर्जा दबीर साहब का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम क्या था? मिर्जा दबीर साहब का पूरा नाम क्या था? अगर आपको याद है, जल्दी से 10-12 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, ध्यान है, बहुत जल्दी कवर करेंगे। आप लोग जल्दी आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। मैं पूछते जा रहा हूँ, आप लोग आंसर करते चले जाइएगा। जल्दी जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कर लेंगे हम लोग। चलिए अगर इनके हम लोग पैदाइश की बात कर लें तो साथ में ये भी आप शामिल कर दीजिएगा कि इनकी पैदाइश कहाँ थी, और पैदाइश के साथ साथ ये भी आप इंक्लूड कर दीजिएगा साथ में कि वफात भी आप ये कर दीजिएगा साथ में, वफात कब का है और पैदाइश कब, मिर्जा दबीर कब पैदा हुए और कब वफात पाए।
अब साथ में ये भी दे दीजिएगा कि जाए पैदाइश कहाँ है, जाए पैदाइश कहाँ है और जाए वफात कहाँ है, जाए वफात कहाँ है, ये भी साथ में दे दीजिएगा। आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए इसके बारे में। अगर हम मैं बोलूँ आपसे तो आप ये बता दीजिए जल्दी से कि इनके उस्ताद मोहतरम का नाम क्या था, मतलब इनके उस्ताद मोहतरम जल्दा दबीर के उस्ताद कौन थे, शायरी के उस्ताद कौन थे। अगर ये भी अगर आपको याद है तो आप जल्दी से बता दीजिए। यही एक ऐसे मरसिया निगार हैं जो बहुत ही ज़्यादा परहेजगार कह लीजिए एक तरह से, मतलब मुख्तसर भोजन लिया करते थे, मुख्तसर खाना खाया करते थे, दिन में एक मरतबा खा लिया करते थे और रात में सोने से पहले वो सिर्फ चाय पिया करते थे। अब बताइए कि कैसे सरवाइव करते थे दोस्त, जरा सोचिए। अगर इनकी बात कर ले हम लोग तो आप लोग ये भी साथ में कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से कि लखनऊ दिल्ली से लखनऊ कितने साल की उम्र में चले आए थे और किस बादशाह के ज़माने में ये लखनऊ आ गए थे और मुस्तकिल तौर पे यहाँ आकर के सुकूनत इख्तियार कर ली थी, ये भी साथ में आप लोग बता दीजिएगा। और एक मरतबा इन्होंने कलकत्ता का भी सफर किया था, उसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। इन्होंने कलकत्ता का भी सफर किया था, आप ये बताइए इन्होंने कलकत्ता का सफर कब किया था, कलकत्ते का सफर कब किया, एक हो गया कब किया, किसके बुलावे पर गए, ये हो गया, और किस गर्ज से गए। किस गर्ज से गए, 3 क्वेश्चन यही से हमारा निकल गया भाई, 3 क्वेश्चन हमारे यही से निकल गया। किसके कहने पर गए, कब गए और किस गर्ज से गए थे, मतलब मकसद क्या था इनका जाने का। इन्होंने किसी ने बुला लिया था तो यूं ही चले गए थे या फिर कुछ मकसद था इनके पीछे जाने का, कोई मकसद था। आप जल्दी से बता दीजिए। अजीमाबाद का सफर, अजीमाबाद का सफर इन्होंने किसके कहने पर और कब किया था, कब किया था और किसके कहने पर किया था। चलिए आप एक जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अनीसु दबीर ने अनीसु दबीर ने अनीसु दबीर ने उर्दू रुबाई की शर्म रख ली। किसका कॉल है ये, किसका कॉल है ये, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किनका कॉल है, किन्होंने किसने ऐसा कहा था, ये आप बता दीजिएगा जल्दी से। मैं कम सिने से आशिके नज़्मे दबीर हूँ, मैं कम सिने से आशिके नज़्मे दबीर हूँ, वल्लाह लुत्फ़ शेर में इनके असीर हूँ। एक तो ये बताइएगा असीर मतलब क्या होता है, कल की क्लास अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया एक असीर का माना क्या होता है और असीर बमाना क्या होता है, आप ये बता दीजिए। और साथ में ये बता दीजिए कि ये कॉल किसने, मतलब ये मिसरा किसका है, किसने किसके बारे में ऐसा कहा है, ये भी साथ में कमेंट करके आप लोग बताइएगा जल्दी से, ये भी बता दीजिएगा। स्याह रंग थे, स्याह रंग होने के कारण, दबीर का रंग स्याह होने की वजह से किसने कहा था कि हजरत यूसुफ हैं, हजरत यूसुफ है। ये किसका कॉल है, ये कॉल आप लोग जल्दी से ये कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। किसने उनके कुछ बंद पढ़ने के बाद, किसने उनके कुछ नज़्म कुछ मिसरे को पढ़ने के बाद, कुछ बंद को पढ़ने के बाद, कुछ बंद को पढ़ने के बाद, किसने कहा था, किसने कहा था ये हक
मिर्जा साहब का ही है, मिर्जा साहब का ही है। इसमें कोई और दूसरा पदम नहीं रख सकता, इसमें कोई और दूसरा पदम नहीं रख सकता। ये ऐसा किसने कहा था? कुछ बंद को पढ़ने के बाद, कुछ मिसरों के बाद पढ़ने के बाद ये किसने कहा था कि यह मिर्जा साहब का ही है। मिर्जा साहब से यहाँ मुराद कौन है ये भी बता दीजिएगा, और ये कौल किसका है ये भी आप बता दीजिएगा जल्दी से। जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन हल कीजिए आप लोग, जल्दी से फटाक से हल कर दीजिए। और ख्याल आफरीनी, वक्त पसंदी, जिद्दत इस्तेराद, इख्तरा व तशबीहात, शिद्दत मुबालगा इनकी शायरी की खुसूसियात हैं। सादगी इनके अंदर, आफरीनी, दिलकशी, जिद्दत पसंदी, वक्त पसंदी, ये सारी चीज़ें इनके कलाम के अंदर पाई जाती है। ये किसने कहा था? तो आपको मैंने बताया था अल्लामा शिबली नुमानी, अल्लामा शिबली नुमानी ने। चलिए यहाँ तक कि शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कुछ पॉइंट था हमारा जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने में रखा। जाते जाते मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश कर दूं कि हमारा इवनिंग में 9:30 9:20 मतलब 9:20 में हमारा लाइव क्लास चलता है। आप लोग उसमें जुड़ना ना भूलें, इंशाल्लाह जुड़े। हर एग्जाम के बारे में, जिस एग्जाम के बारे में चाहेंगे इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम लोग बातें करेंगे, वहाँ पे कुछ सवालात लेकर के आता हूँ, उससे रिलेटेड और भी कई सारे फैक्ट होते हैं जो आपके सामने में रखा जाता है। इन सारी चीज़ों पर काम किया जाता है। आप 9:20 में रात में ज़रूर जुड़िएगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों का बहुत बड़ा मशकूर ममनून हूँ कि आप अपना वक्त, अपना कीमती वक्त इस नाचीज़ के लिए भी निकालते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ भी भला करे, आपके साथ भी खैर का मामला करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआओं का तालिब हूँ और दुआ की दरख्वास्त है आपसे, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। और एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगता है।